ये तो क्या चीफ सेक्रेटरी, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके अलावा जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग है, इन सब के बारे में भी पहले अपन देखें कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है, सीएस मुख्य सचिव। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, इसको कहते हैं कलेक्टरों का कलेक्टर। कलेक्टरों का कलेक्टर किसको कहा जाता है, मुख्य सचिव को, जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, पूरे भारत में इसके बराबर के टक्कर का कोई अधिकारी नहीं होता है, भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। अब ये कैबिनेट सचिव क्या काम करेगा, कैबिनेट सचिव जो है वो प्रधानमंत्री अपना सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को बनाता है। इसमें 2-3 शर्तें हैं। एक तो वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यंगेस्ट को बना दे, बहुत लंबा उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, बहुत अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, प्लस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नज़र में वो एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत काम का जानकार व्यक्ति है, और साथ साथ में ही मुख्यमंत्री का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है। उसको कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री का सबसे विश्वास पात्र होगा तो कैबिनेट सचिव आ जाएगा। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति करती है। सीनियर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो आईएएस के अंदर ऊंचे से ऊंचा बनना चाहे तो कहां जा सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ऊंचे से ऊंचा बनना चाहे तो कहां जा सकता है, कैबिनेट। अब ये क्या करता है, प्रधानमंत्री के साथ घूमता है, प्रधानमंत्री के साथ घूमता रहेगा। प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा काफिला जाता है, 20, 30, 50, 100 गाड़ियां, उसमें ये भी बैठा रहता है। कोई भी बैठक होती है मंत्रिमंडल की तो उस बैठक के अंदर ये अटेंड करता है। उस बैठक में कोई निर्णय ले लिया जा रहा है, मान लीजिए प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा है कि मुझे जो है निःशुल्क स्वास्थ्य, जैसे अपन क्या कहते हैं उसका क्या नाम है अभी, नवजीवन क्या योजना है, आयुष्मान योजना, अपने को आयुष्मान योजना लागू करनी है। तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी ये भी उस मीटिंग में भाग लेगा, मंत्रियों के साथ बैठेगा, कैसे लागू करना है उसके बारे में ये प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को सलाह देता रहेगा। और जब सलाह दे दी और प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया तो मंत्री तो क्या करते हैं, सिर्फ निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय को इम्प्लीमेंट करना वो कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी सर आप ध्यान रखिए, तो प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया, इसने प्लस माइनस सारे पॉइंट बता दिए, प्रधानमंत्री को कह दिया इस तरह से योजना ये लागू होगी, प्रधानमंत्री ने जो इसको रूप दिया वो रूप इसने समझ लिया। अब आगे ये जो है वो उसको लागू करेगा। तो सबसे जो 24 घंटे प्रधानमंत्री के साथ ही रहता है। एक तरह से प्रधानमंत्री कहीं भी बैठक करता है, कहीं पर भी मंत्रिमंडल की बैठक होता है तो वो ये आगे वहां बैठा रहता है, क्योंकि मंत्रियों को ज्यादा इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है ये उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर। इसी तरह से राज्य के अंदर मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, राज्य का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो शुरू के 2-3 एक बड़े अधिकारी है उसके अंदर आता ही है। मुख्यमंत्री का सबसे विश्वसनीय होगा, सबसे वरिष्ठ होगा, और मुख्यमंत्री की नज़र में या मंत्रिमंडल की नज़र में काम का एक बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति होगा, उसको मुख्य सचिव बना जाएगा। ये मुख्य सचिव कहाँ बैठेगा, शासन सचिवालय। शासन सचिवालय कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। शासन सचिवालय का हेड होता है प्रमुख, शासन सचिवालय का हेड होता है। पूरा राजस्थान का प्रशासन इस अधिकारी के चारों तरफ घूमता है, प्रशासन की धुरी है, सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी के चारों तरफ में घूमते हैं। शासन सचिवालय का हेड होता है। इसकी नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री खुद करता है, क्योंकि इसको काम किसको लेना है, इससे मुख्यमंत्री को लेना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री के साथ ये रहेगा दिन भर, मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में हिस्सा लेगा। मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है तो उस निर्णय के दौरान अपनी राय दे देगा कि सर आप ये निर्णय ले रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप इस पर देख लीजिए।
फिर मान लीजिए उसको सुधार हो गया तो मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया फाइनल, तो फाइनल निर्णय लेने के बाद में कॉपी इसी को सौंपी जाएगी कि आपकी ये ड्यूटी है कि आपको जो है ये योजना जो है पूरे राजस्थान में लागू करनी है। फिर ये जो है क्या करता है, राजस्थान के सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स जो होते हैं उनको अपना ऑर्डर जारी करता है और मुख्यमंत्री की योजना के बारे में अवगत कराता है। राजस्थान के प्रशासन, अब इसके बहुत सारे कार्य हैं। एक दिल्ली में बैठा है कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया आयुष्मान योजना का, वो राजस्थान की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना है। तो वहाँ का कैबिनेट सेक्रेटरी जो होगा वो राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात नहीं करेगा, वो किससे बात करेगा, मुख्य सचिव से। वो भारत सरकार के किसी भी निर्णय को राजस्थान को अवगत कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, किसको, मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव उस योजना को किसको बताएगा, मुख्यमंत्री को बताएगा। केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन, इन दोनों के बीच में कड़ी, केंद्र से जो भी सूचना आ रही है वो किसके पास आएगी, मुख्य सचिव के पास। मुख्य सचिव उस सूचना को किसको देगा, मुख्यमंत्री को। फिर बाद में वह सूचना सब जगह फैला दी जाएगी। एक योजक कड़ी की तरह है केंद्र और राज्य के बीच। प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के साथ रहेगा, मुख्यमंत्री के निर्णय को इंप्लीमेंट करेगा। इसके अलावा इसके अन्य कार्य देखें, समय समय पर यह जो है जयपुर बुलाएगा कलेक्टरों को जयपुर बुला करके उनके काम की समीक्षा लेगा। आपके ज़िले में ये प्रॉब्लम्स है, आपके ज़िले की ये शिकायत है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है, वहाँ प्रशासन कमज़ोर है, वहाँ योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। समय समय पर कलेक्टरों को दिल्ली बुला करके, जयपुर बुला करके उनकी मीटिंग लेगा, कलेक्टरों को डांटेगा, किस कलेक्टर ने क्या काम अच्छा नहीं किया उसकी बुराई करेगा। संभागीय आयुक्त जो होते हैं इनकी अलग से मीटिंग करेगा, उनको बुलाएगा। जितने भी शासन सचिव होते हैं, शासन सचिव भी क्या होते हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। अब वो आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। एक है वित्त सचिव और एक है मान लीजिए शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी 10,000 शिक्षकों की भर्ती की। शिक्षा सचिव ने लेटर भेजा वित्त सचिव के पास, पैसा भेजिए, टीचर्स की भर्ती हो रही है। इसने कह दिया, वित्त ने मंजूरी देने से मना कर दिया। तो दोनों बराबर के अधिकारी, दोनों एक दूसरे को कुछ कह नहीं सकते हैं। वो सूचना किसको देगा, मुख्य सचिव को देगा। मुख्य सचिव से पूछेगा भाई क्या बात है, पैसा कैसे नहीं आ रहा है। तो दो आईएएस अधिकारी जो बड़े हैं शासन सचिव, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनका हेड कौन होगा, मुख्य सचिव। मतलब पावर्स के अंदर राजस्थान का सबसे नंबर 1। अगर मान लो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर तो ये मुख्यमंत्री बन गया, फिर ये एज ए मुख्यमंत्री की तरह काम करेगा। राज्यपाल का नाम लेकर के राजस्थान का प्रशासन कौन चलाएगा, जब राष्ट्रपति शासन है, मुख्यमंत्री तो है नहीं, राज्यपाल पद पर है, मुख्यमंत्री है नहीं, मंत्रिमंडल है नहीं, पावर सारी किसके पास आ जाएगी, मुख्य सचिव के पास। इससे ये जो है राज्यपाल को सलाह दे करके, राज्यपाल से सलाह ले करके और राजस्थान का प्रशासन चलाएगा। तो जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो गया उस समय तो ये मुख्यमंत्री की तरह पावरफुल हो गया। सीनियर आईएएस अधिकारी होता है मुख्य सचिव, और आईएएस जो बनते हैं उनका फिर सपना होता है, कलेक्टर तो उनके लिए बहुत मामूली पद होता है, क्योंकि उनको तो रोज ये डांटते रहते हैं कलेक्टरों को, तो ये शासन सचिव बने, शासन सचिव से ऊपर मुख्य सचिव बने, और भारत सरकार में पूरे इंडिया में शासन करना है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, वो फिर आगे दिल्ली में चले जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। ये सब उनकी क्वालिटी और योग्यता पर निर्भर करता है। इसके लिए जरूरी है पहले जल्दी जनरली इस पद पर वही पहुंच पाते हैं जो कि 22-23 साल की उम्र में आईएएस टॉप करने लग जाते हैं। 23 साल की उम्र में कई बार अपन पढ़ते हैं ना, 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का आईएएस, वो इन शासन सचिव और मुख्य सचिव की रेस में आते हैं। जो 30 साल का बनता है वो कलेक्टर तो बन गया, सचिव भी बन जाएगा, लेकिन वो इनकी रेंज में नहीं है। वैसे भी बहुत पावरफुल होगा लेकिन इस रेंज में नहीं आएगा। इस रेंज में वही आएगा जो 22-23 साल की उम्र में बन गया, क्योंकि उसका कार्यकाल बहुत लंबा हो गया, वरिष्ठतम व्यक्ति हो गया, प्लस लंबा अनुभव हो गया। फिर इतने लंबे कार्यकाल के दौरान उसने मुख्यमंत्री से 50 बार मिला, मुख्यमंत्री काम से प्रसन्न हुआ। अब देख लीजिए, आप अजीत डोभाल का नाम सुना होगा, आज उसको रिटायर्ड हुए 12-13 साल हो गए।
13 साल हो गए उसको रिटायर्ड हुए हुए, लेकिन सरकार उसको छोड़ नहीं रही है। मोदी जी के साथ में तो छोड़ नहीं रही सरकार, क्योंकि उसके जैसा व्यक्ति सरकार को मिल नहीं रहा है, नॉलेज है उसको, उसके जैसे को मिल नहीं रहा, सरकार को छोड़ नहीं पा रही है। सैलरी इनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती, सैलरी तो इनकी अपना आप जो आती रहती है, सैलरी इनके लिए कोई वेटेज ही नहीं, इतना पैसा होता है, पैसों से ऊपर उठे होते हैं, सैलरी इनके लिए कोई पावर्स होती है ना, कितनी बड़ी पावर्स है। आज वो देश का 2-3 जो है पावरफुल व्यक्तियों में आता है नंबर। था क्या, आईपीएस ही था, आईपीएस से फिर इसका काम बोलता था, काम से वो जो है फिर आगे चला गया। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पहले तो होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग तो दिल्ली बैठा है, जो अपने विधानसभा के चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव करवाता है। चुनाव अपने यहाँ कौन से होते हैं? विधानसभा के, लोकसभा के। या तो अपने विधानसभा में विधायक चुनता है, लोकसभा, वो दोनों कौन करवाता है? दिल्ली बैठा। लेकिन जब हमने 94 के अंदर पंचायतों को कानूनी दर्जा दे दिया, तो पंचायतों के चुनाव कराने भी जरूरी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ही 1994 से हुआ है, उससे पहले था ही नहीं। और पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है? 243 के अंदर अपन ने पढ़ा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का भी 243 घ या स्रस्य है आगे, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का तो गठन ही पंचायतों को कानूनी दर्जा देने के बाद हुआ है। और यह ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य केवल पंचायत के चुनाव करवाना है। यह बहुत बार आता है क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं करता, जो दिल्ली बैठा है, जो अभी राजस्थान में उपचुनाव करवाए हैं। राजस्थान में अभी 7 स्थानों पर उपचुनाव हुआ है ना, तो ये उपचुनाव में इसका कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं है इस उपचुनाव के लिए, वो दिल्ली वाला करा। इसका काम है केवल और केवल पंचायतों के चुनाव करवाना, नगर पालिकाओं के वार्ड पार्षद और ये अपने पंचायतों के सरपंच, प्रधान, इनके चुनाव करवाना। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। इसका गठन ही 1994 में पंचायतों को कानूनी दर्जा मिलने के बाद हुआ है, और अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसकी शर्तें भी अलग है। इनको राज्य, ये 65 वर्ष और 5 वर्ष तक रहता है। बाकी सब में अपन क्या करते हैं? 65-6 लगाते हैं, यहाँ 62-6, 65-6, यहाँ 65-5 है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। हटाने का तरीका इसको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से है, वही संवैधानिक पद हो गया। लेकिन काम इसका, ये क्वेश्चन प्राय पूछते हैं, पंचायतों के चुनाव भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा। पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाएंगे। सभी राज्यों में जहां जहां पंचायतें सभी देश में है, वहां राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम और इसका कोई कार्य नहीं होता। इसी तरह से राज्य वित्त आयोग, इसका गठन भी कब हुआ है? पंचायतों के बाद में हुआ है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? अपने जो पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं उनको वित्त उपलब्ध कराना है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? पंचायतें, नगर पालिकाओं को, जो पंचायतों को, सरपंच को, इनको जो धन जाता है ग्रामीण विकास के लिए, वो राज्य वित्त आयोग, जैसे बीडी कल्ला रावा है राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है, ये भी मतलब 94 में गठित हुआ है। ये भी पंचायतों के अनुच्छेद 243 के अंदर है राज्य वित्त आयोग। और स्थानीय स्वशासन और पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराना, पंचायतों को जो धन उपलब्ध कराया जाता है वो राज्य वित्त आयोग द्वारा कराया जाता है। कलेक्टर, कल बताया ना, कलेक्टर करके किसको भेजेगा? अजमेर के अंदर राजस्व मंडल,
वित्त की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल रिपोर्ट दे दे कि मेरे पास में इतने अरब रुपए है। अब उस अरब रुपए को कैसे खर्च करना है वो सरकार डिसाइड करती है। फिर वित्त आयोग को कितना देना है, अलग अलग डिपार्टमेंट को कितना देना है, ये वित्त मंत्री और वित्त सचिव जो होता है वो डिसाइड करते हैं। किस मंत्रालय में, चिकित्सा में मान लो महामारी फैली हुई तो चिकित्सा को ज़्यादा अलॉट करना है, सड़कें टूट गई है, खराब हो गई है तो उसको लिए ज़्यादा अलॉट करना है। तो मैं लिखवा रहा हूँ, धीरे धीरे लिखिए आप थोड़ा बहुत। आज 60 वर्ष या 5 वर्ष के लिए होंगे, या 62 वर्ष या 5 वर्ष के लिए होंगे निर्वाचन आयुक्त। ये एक संवैधानिक पद है। निर्वाचन अधिकारी जिसको अपन कहते हैं, एक तो निर्वाचन आयुक्त होगा, एक निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी भी आईएएस होता है। उसका काम होता है निर्वाचन से संबंधित जो है ना, वोटर लिस्ट वगैरह जो है, वार्ड वगैरह है, वो तैयार करना है। वो एक ऐसा अधिकारी है जिसको सरकार जब चाहे तब निर्वाचन अधिकारी से हटा करके किसी जिले का कलेक्टर बना दे। उसका कार्यकाल, वो तो एक जैसे सामान्य आईएएस अधिकारी है, जैसे जो आज निर्वाचन अधिकारी बना हुआ है, कल वो किसी जिले का कलेक्टर बन जाएगा, परसों शिक्षा अधिकारी बन जाएगा। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसके पीछे कमिश्नर लगा होगा, वो संवैधानिक पद होगा। वो राज्यपाल द्वारा 65 वर्ष या 62 वर्ष और 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो अधिकारी होगा, वो तो कोई काम का मतलब ही नहीं, अपने को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सामान्य जितने सारे 1000-1500 आईएएस अधिकारी है उसी के रैंक का है वो। लेकिन आयुक्त तो इम्पोर्टेंट होता है। ये फिर निर्वाचन के बाद में फिर जो है किसी अन्य कार्य पर नहीं जा सकता, लाभ के पद पर नहीं ले सकता, ये सब शर्तें इस पर लागू हो जाती हैं। ये तो संवैधानिक पद है, वो एक सामान्य पद है। जैसे कलेक्टर का पद, जैसे शिक्षा अधिकारी है, राजस्थान बीकानेर में आईएएस बैठा है ना, शिक्षा सचिव निदेशालय में शिक्षा 2 आईएएस बैठे हैं। तो वो क्या है, एक अधिकारी है जो आज शिक्षा का है, कल वो कलेक्टर बन जाएगा, या कहीं है कभी बिजली विभाग में डाल देगा। तो वो तो एक सिंपल अधिकारी। तो निर्वाचन अधिकारी जिसको कहते हैं वो तो एक सिंपल अधिकारी है। और आयुक्त जो होता है, निर्वाचन आयुक्त, ये संवैधानिक अधिकारी है। ये एक ही होगा और ये फिक्स समय के लिए आएगा। 65 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष फिक्स समय के लिए आएगा। उसका कोई समय पीरियड नहीं, वो तो अगले दिन ही हटा दे। आज मान लीजिए मैं आईएएस हूँ, मुझे कल कह दिया आप निर्वाचन अधिकारी है, आप वोटर लिस्ट तैयार करवाइए या वोटर लिस्ट में संशोधन करवाइए। मैंने महीने भर संशोधन करवाया, उतने में कोई मेरी अच्छे पद पर बैठ गई सेटिंग, कल से आपको वित्त सचिव बना दिया, हटा दिया। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी का पद है, उसका कोई याद करने का कोई मतलब नहीं। इसका नाम ध्यान रखना है। अभी कौन है ये है? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता आयुक्त है। और अधिकारी तो आप देखेंगे हर 2 महीने में चेंज होते रहेंगे। अधिकारी को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको याद रखना जरूरी है। ये जो है ना, इनकी पूरी लिस्ट जो है वो याद रखना। लिखिए मुख्य सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट पद है ये राजस्थान का, मुख्य सचिव। राजस्थान में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, राजस्थान में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है, सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। और मुख्यमंत्री का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है, मुख्यमंत्री का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री करता है, इसकी नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री करता है। यह शासन सचिवालय का प्रमुख होता है, शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। और
सचिवालय के माध्यम से राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। सचिवालय के माध्यम से राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। अब आ जाइए इसके कार्य। इसके कार्य, पहला कार्य, यह मंत्री परिषद का सचिव होता है। पहला कार्य, मंत्री परिषद का सचिव होता है। मंत्री परिषद का सचिव होता है। मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेता है। इसी में कंटिन्यू, मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा तैयार करता है। आज बैठक में क्या करना है? मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा तैयार करता है। आज बैठक में क्या क्या बातों पर विचार करेंगे? एजेंडा समझ गए ना? मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा तैयार करता है और मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने की जिम्मेवारी, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने की जिम्मेवारी इस पर होती है। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने की जिम्मेवारी इस पर होती है। दूसरा, सेकंड कार्य, यह केंद्र के साथ प्रशासनिक संपर्क रखता है। केंद्र के साथ प्रशासनिक संपर्क रखता है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से निरंतर संपर्क में रहता है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, मैंने अभी बताया था ऊपर, कैबिनेट सचिव भारत सरकार, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से निरंतर संपर्क में रहता है। भारत सरकार में कैबिनेट सचिव होता है ना, मैंने अभी जो बताया, लिख लीजिए ऊपर ब्रैकेट में, कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है, वो भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी है। कैबिनेट सचिव के संपर्क में रहता है तथा केंद्र सरकार के निर्णय को राज्य में लागू करवाता है। केंद्र सरकार के निर्णय, गाइडलाइन को राज्य में लागू करवाता है। केंद्र सरकार के निर्णय को राज्य में लागू करवाता है। केंद्र सरकार के निर्णय को राज्य, आपने कोरोना के समय देखा होगा, शाम को 8 बजे मोदी जी ने कह दिया आज से 8 बजे दुकानें बंद हो जाएगी पूरे भारत के अंदर, तो पूरे भारत में 8 बजे तक ही मार्केट खुला रहेगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या किया, एक सर्कुलर जारी कर दिया, किसको? पूरे भारत के सभी मुख्य सचिवों को। तो किसके पास आ गया? राजस्थान के मुख्य सचिव के पास आ गया। राजस्थान के मुख्य सचिव ने फिर सर्कुलेशन जारी कर दिया, किसको? समस्त जिला कलेक्टरों को। कहाँ गया? बीकानेर आ गया। बीकानेर के कलेक्टर ने फिर सर्कुलेशन जारी कर दिया, किसको? समस्त उपखंड अधिकारियों को, तहसीलदारों को, ताकि गांव तक पहुंच गया। तो दिल्ली से जो सूचना आई वो तहसील तक पहुंच गई। तो उस तरह से प्रशासन का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कोई भी निर्णय होता है तो उस निर्णय को राजस्थान में लागू करवाना, भारत सरकार से कोई निर्णय आया कि अपने को ये करना है, अभी कोरोना फैला हुआ है, ये चीजें, ये गाइडलाइन है हमारी, अपन टीवी में सुनते थे ना, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। वो गाइडलाइन किसके पास आएगी? राजस्थान में मुख्य सचिव के पास। ये फिर आगे इसको पूरे राजस्थान में इंप्लीमेंट करवाएगी, समस्त कलेक्टरों के माध्यम से, समस्त एसडीएम के माध्यम से, समस्त तहसीलदारों के माध्यम से। फिर आगे और रिमोट गांव में आता है तो
वीडियो आ जाता है, वो भी बड़ा प्रशासनिक पद है। वीडियो होता है ना ग्राम विकास अधिकारी। फिर पटवारी, पटवारी बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है। इन तक सूचना जाती है कि भाई आप गांव-गांव में नज़र रखिए, कोई व्यक्ति जो है वो इन रेगुलर गाइडलाइन जो है इसका पालन करे। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज होता है। स्टेट का तो स्टेट से आएगा, केंद्र का तो पूरे केंद्र से आता है, सेंट्रलाइज। वीडियो, तहसीलदार, पटवारी, ये सब प्रशासनिक अधिकारियों में आते हैं। इन पर कोई कॉलर भी पकड़ता है तो बहुत बड़ा दंड माना जाता है? डॉक्टर को तो है, हाँ, तो वही तो देख ले, सारे आरएस ने स्ट्राइक कर दी थी, उसने उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ, डॉक्टरों को रोज थप्पड़ मार के फोड़ के जाते हैं लोग, बाकी क्या हुआ, किसी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। एक उसने आरएस को ही मारी, डॉक्टर भी तो आरएस के इक्विवेलेंट है? क्योंकि ये यूनियन का मतलब, यूनियन तो डॉक्टरों की से ज़्यादा मजबूत है, यूनियन से मतलब इनके पास में पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पावर है ना, सबसे बड़ी बात। एक पटवारी जो है या एक वीडियो जो, उसके पास में लीगल पावर है। एक टीचर के पास में लीगल पावर नहीं है। एक डूंगर कॉलेज के लेक्चर को लड़के बाहर निकलती फोड़ देते हैं, वो थाने जाएगा, साहब मेरे को मार लिया, ऐसे ही हुआ। और आप किसी वीडियो को हाथ लगा के देखिए, तहसीलदार को हाथ लगा के देखिए, क्योंकि वो लीगल पद है। आप, इसका मतलब आप सिस्टम पर अटैक कर रहे हो। वो सिस्टम का सहयोगी है, वो सिस्टम का हिस्सा है। तहसीलदार, पटवारी, आरएस, ये सिस्टम का हिस्सा, ये सिस्टम चलाते हैं। इन पर करते हैं, जैसे आरएस को थप्पड़ मारते उसको अरेस्ट कर लिया सीधा ही। वो भी तो एक मंत्री विधायक रह चुका है पहले, पहले विधायक रह चुका है, 2 बार विधायक रह चुका है, निर्दलीय खड़ा था, विधायक रह चुका है। तो आप प्रशासन को मतलब नहीं कर सकते। बाकी डॉक्टर को मार दिया, इंजीनियर को मार दिया, तो वो एक अलग है, वो आपने राजकीय कार्य, वो कार्य कर रहा था राजकीय कार्य, आपने बाधा उत्पन्न की, लेकिन ये तो प्रशासन का हिस्सा है। पर कभी आपने नहीं सुना होगा तहसीलदार के थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार देता है तो वो तत्काल अंदर चला जाता है। डॉक्टर को रोज फोड़ते हैं, पीबीएम में चले जाइए, डॉक्टर के थप्पड़ मार है। ट्रॉमा सेंटर में रोज ही लड़ाई होती है, डॉक्टर वो रोज थोड़ी देर वो हड़ताल करते हैं, क्या साहब हमको मार लिया, कोई बात नहीं, उसको राजी कर देते हैं, फिर दोबारा से फिर वो मार लेते हैं। ऐसा इनके साथ नहीं हो सकता। चलिए आगे चलिए। तीसरा कार्य, यह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को अगला तीसरा कार्य, यह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उचित परामर्श उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उचित परामर्श उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उचित परामर्श उपलब्ध कराता है। चौथा, समय समय पर जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्तों की बैठक बुलाता है। समय समय पर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों की बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों की बैठक बुलाता है। इस कारण इसे कलेक्टरों का कलेक्टर कहते हैं। उसकी अध्यक्षता करता है। इस कारण इसे कलेक्टरों का कलेक्टर भी कहते हैं। कलेक्टरों का कलेक्टर भी कहते हैं। शासन सचिवों के माध्यम से, अगला पॉइंट, शासन सचिवों के माध्यम से सभी विभागों में आपस में समन्वय रखता है। सभी विभाग में समन्वय रखता है। सभी विभाग में समन्वय रखता है। अगला पॉइंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, ये बहुत बड़ा पावर है इसकी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर
राज्यपाल की सलाह से प्रशासन संभालता है। राज्यपाल की सलाह लेकर, राज्यपाल की सलाह से प्रशासन चलाता है। अब लिखिए प्रमुख मुख्य सचिव। प्रमुख मुख्य सचिव है जो आज सुबह, उसमें 4-5 ही ध्यान रखने हैं। पहला लिखिए के राधाकृष्णन, प्रथम मुख्य सचिव। के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव। प्रथम, पहले के राधाकृष्णन। दूसरा भगवंत सिंह मेहता, भगवंत सिंह मेहता, भगवंत सिंह मेहता। मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल भगवंत सिंह मेहता। इसका कार्यकाल लिखा हुआ तो नहीं है, बाकी वैसे लगभग 7 साल तक रहा हुआ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबीएल माथुर, अगला लिखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार पूछा हुआ है। बीबीएल माथुर, बीबीएल माथुर, क्या विशेषता है इसकी? बीबीएल माथुर, देखिए अपन ने क्या किया, मुख्यमंत्री की सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए आज भजनलाल जी की सरकार इस्तीफा देती है, तो भजनलाल जी की सरकार इस्तीफा देती है, दूसरी सरकार आती है, दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, तो मुख्य सचिव हट जाएगा, नया मुख्य सचिव आएगा। क्योंकि ये मुख्यमंत्री अपने विश्वास, मेरे को इन पर विश्वास है, मेरी सीट की जगह दूसरा आएगा तो उनको इन पर विश्वास नहीं है, उनको उन पर विश्वास है, तो वो कहेगा तुम साइड में हो जाओ, उनको आने दो आगे। हर व्यक्ति का अपना अपना विश्वसनीय व्यक्ति होता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या था, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, मैं तो अपने पद पर बैठा हूं। तो ये अशोक गहलोत का भी खास, भैरव सिंह शेखावत का भी खास, उसका भी खास। तो ऐसा रेयर केसेस में होता नहीं इस तरह से जनरली। आज मैं किसी मतलब किसी मुख्यमंत्री का खास हूं तो दूसरा मुख्यमंत्री मुझे रखेगा ही नहीं किसी हालत में। लेकिन ये इसमें कलाकारी थी एक तरह से, तो इसलिए इसका कई बार पूछा हुआ है। क्या कांग्रेस आ रही है तो भी मैं ही मुख्य सचिव हूँ, भाजपा आ रही है तो भी मैं ही मुख्य सचिव हूँ, भैरव सिंह आ रहे तो भी मैं ही मुख्य सचिव हूँ, अशोक गहलोत आ रहा है तो मैं ही। ये एक कलाकारी होती है कि मतलब दोनों पार्टियों से अच्छे संबंध रखना, नहीं तो प्राय नहीं रख पाते। तो आगे लिखिए, इसके अंदर सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के मुख्य सचिव रहे, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के मुख्य सचिव रहे सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के मुख्य सचिव रहे कोमा करके लिखिए, जो हरिदेव जोशी, जो हरिदेव जोशी, कोमा शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर व भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव थे। भैरव सिंह शेखावत के समय मुख्य सचिव थे। ई अहमद, अगला मुख्य सचिव, हाँ, ई अहमद, ई अहमद कौन था? ई अहमद यूपी के बहुत मतलब क्या है ना, कोई शाही परिवार से थे, तो इन्होंने जो है वो मुख्य सचिव के रूप में 3 साल काम किया था, और उस दौरान इन्होंने एक भी पैसा वेतन नहीं लिया। ये यूपी के किसी शाही परिवार से थे, अकूत धन था इनके पास में, और अनमैरिड थे, इन्होंने विवाह भी नहीं कर रखा था, तो इन्होंने निःशुल्क मुख्य सचिव के रूप में काम किया था, सिर्फ 1 रुपये टोकन करेंसी के रूप में लेकर के, सैलरी के रूप में लेकर के, और 3 साल तक निःशुल्क मुख्य सचिव रहे, क्योंकि पैसा रॉयल फैमिली से तो पैसा नाप शनाप, और फिर फैमिली थी नहीं वो
खुद की फैमिली नहीं, पीछे से बैकअप इसका रॉयल फैमिली का। तो वो क्या कि इसने, तो इसमें लिख लीजिए निःशुल्क मुख्य सचिव के रूप में काम, निःशुल्क मुख्य सचिव। कुशल सिंह, कुशल सिंह अगला, कुशल सिंह, कुशल लेडी है ये, कुशल सिंह लेडीज है। पहली महिला मुख्य सचिव। ई अहमद निःशुल्क बिना वेतन के मुख्य सचिव के पद पर रहे थे, बिना वेतन के, वेतन नहीं लिया था इन्होंने, टेम्पररी टोकन करेंसी ली थी कि मैं। कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, कुशल सिंह महिला है, महिला, पहली महिला मुख्य सचिव। अब आ जाइए राज्य निर्वाचन आयोग। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। वर्तमान का ध्यान रखिए, लिख लीजिए सुधांशु पंत, सुधांशु पंत वर्तमान मुख्य सचिव है। अगली हेडिंग जो है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसमें लिखिए संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 243 के, 243 के संविधान के अनुच्छेद 243 के व 243 जेड, 243 जेड, ये हिंदी में है इसका 243 ट और 243 य, एक में तो लास्ट वाला तो य का है और पहले वाला ट का है। 243 ट और 243 य, या अंग्रेजी में लिखना चाहो तो 243 के और 200, पेपर तो बाइलिंगुअल आएगा। अंग्रेजी में तो ट या लिखा हुआ आएगा नहीं। आप हमेशा पेपर को जब करो तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो हिंदी के अंदर तो इंग्लिश वर्जन साथ साथ में देखो। तो इंग्लिश के अंदर जैसे आपने मान लीजिए अंग्रेजी में याद कर रखा है तो वो में कंफ्यूजन हो रहा है, तो अथवा तो सामने पेपर तो बाइलिंगुअल होगा, सामने अंग्रेजी में देख लो कौन सा लिखा है, सीधा ही क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है इसके अंदर? जेड में राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयुक्त कर दीजिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया हुआ है। आगे लिखिए उद्देश्य, उद्देश्य, तो इसमें लिखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त, उद्देश्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त केवल पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न कराता है। पंचायतों और शहरी निकाय, पंचायतों और शहरी निकाय के चुनाव संपन्न कराता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, जबकि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग या आयुक्त करवाता है।
केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करवाता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करवाता है। आगे लिखिए नियुक्ति इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। कहाँ है राज्य का है, राज्यपाल कर रहा है। केंद्र से मैंने क्या लिखा लाइन, केवल पंचायतें हैं। पंचायत किस में आती है? राज्य में आती है। क्या लिखा? राज्यपाल करता है। राजस्थान में एक सदस्य निर्वाचन आयोग है, केवल एक ही मेंबर है। राजस्थान में एक सदस्य का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त है। वो तो है जी, वो तो जो सरकार होगी वो अपने आदमी भेजेगा, जनरली हेल्प नहीं कर पाता। चुनाव संपन्न कराना इसका उद्देश्य होता है। हेल्प तो ये जो होता है ना, ये जो पीठासीन अधिकारी वगैरह ये कर सकते हैं। ये गड़बड़ के किसी के वोटर लिस्ट क्या है नाम हटा दिया, फर्जी वोटिंग डलवा दी। और ये मेरे हिसाब से सरपंचों के चुनाव में तो एक व्यक्ति का पता होता है कि कौन व्यक्ति किसका वोटर है। सरपंच के चुनाव कम लोग होते हैं ना, तो गड़बड़ ज़्यादा नहीं होती। लोकसभा और में इनमें गड़बड़ ज़्यादा होती है। कहाँ तक लिखा? एक सदस्य निर्वाचन आयोग जिसका कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष रखा गया है। ध्यान रखना, जिसका कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष रखा गया है। पांच साल, 65 वर्ष या 5 वर्ष रखा गया है। कार्य स्थानीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। स्थानीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। स्थानीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव चिन्ह झंडा आवंटन करना। चुनाव चिन्ह व झंडा आवंटन करना। चुनाव चिन्ह व झंडा आवंटन करना। अब लिखिए चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी। अगला पॉइंट इसी के अंदर अगला पॉइंट लिखना है। राज्य निर्वाचन अधिकारी, वो तो था आयुक्त, अब आ गया अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी IAS अधिकारी जो निर्वाचन आयोग को IAS अधिकारी जो निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया की तैयारी के संबंधित चुनाव प्रक्रिया की तैयारी में सहयोग करता है। चुनाव प्रक्रिया की तैयारी में सहयोग करता है। इसका काम केवल सहयोग करना है, बाकी ये कोई मतलब नहीं। आगे लिखिए हटाना महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हटाना महाभियोग जैसी प्रक्रिया है आयुक्त को, आयोग अधिकारी को नहीं, आयुक्त। हटाना महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब लिखिए अधिकारी प्रमुख। पहला लिखिए अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ प्रथम। दूसरा प्रथम निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह राठौड़। दूसरा लिखिए नेकराम भसीन। नेकराम भसीन
नेकराम भसीन, बसीन, बसीन न, नेकराम भसीन। तीसरा इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना। चौथा एके पांडे, एके पांडे। पांचवा राम लुभाया, राम लुभाया। छठा प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। और अभी कौन है? अभी है राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। वो नवीन महाजन का मतलब नहीं अपने को, मधुकर आयुक्त को ध्यान रखना है। मधुकर गुप्ता आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। नवीन महाजन तो कल हट जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। मधुकर गुप्ता का नाम ध्यान रखना, मधुकर गुप्ता। तुम बताओ भी वर्तमान में कौन से भी चुनाव हो रहे हैं, कितने नंबर के हो रहे हैं? पार्षद का चुनाव देखा होगा, कितने नंबर के हुआ है? हाँ, अब कितने में नंबर के होंगे ये? पंचायतों के, नगर पालिकाओं के कितने में नंबर के चुनाव? 94 से स्टार्ट हुए थे। लिखिए, दो 2019 में 11वें पंचायत व नगर निकाय चुनाव और 2024 में 12वें चुनाव होंगे। अभी जो चल रहा है वो 11वां चल रहा है नगर पालिका। 2019 में 11वें पंचायत चुनाव और 2024 में 12वें नगर पालिका व पंचायत चुनाव होंगे। 12वें नगर पालिका व पंचायत चुनाव होंगे। अभी जो चुनाव आएंगे वो कितने में नंबर के आएंगे? 12वें नंबर के। अभी जो चल रही है वो कितने में चल रही है? 11वीं चल रही है। हाँ, तो उसका खत्म हो जाएगा। प्रशासनिक कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासन है, महापौर सब हट जाएंगे। उसके जगह वो जो नगर निगम का आयुक्त है